हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जॉब करता हूँ, जॉब से आने के बाद वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद पूरा कंटेंट आपको देता हूँ। आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब मांगता। वीडियो बना बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान अनुपात और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, कल हमने पढ़ा था उसका इलेक्ट्रॉन की खोज में कि इलेक्ट्रॉन की खोज स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, माइकल फैराडे ने हमारे सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि कैथोड किरण और कैनाल किरणों के बारे में। ठीक है, तो सब अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश किसने बताया था। ठीक है, सबसे पहले हमारे सर जे थॉमसन ने 1897 में ये चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। उसको बताया कैसे, वो बात हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब माइकल फैराडे कैथोड किरण नलिकाओं में कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने केवल ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कुछ कण है कि वो ऋणावेशित है। ठीक है, हमें क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि इसका आवेश क्या है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आवेश था, उस पर क्या आवेश है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, उन्होंने कैथोड किरण नलिकाओं को लिया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि उसमें जो कैथोड किरण नलिकाएं थी उसमें विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो थे वो विसर्जन जो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का कणों का जो विसर्जन हो रहा था, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे कण का जो विसर्जन हुआ था उसके अंदर उनके बीच का अनुपात, उनके बीच का अनुपात इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और उसका द्रव्यमान का अनुपात का पता लगाया। ठीक है, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, उन दोनों के बीच में का अनुपात बताया इन्होंने जे थॉमसन ने। कैसे बताया था, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने क्या करा, जो कैथोड किरण नलिकाएं थी उन्होंने विद्युत क्षेत्र को, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को जो कि एक दूसरे के लंबवत लगाए, लंबवत मतलब पैरेलल लगाए, और उसमें क्या करा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन की रेज है, उन्होंने एक बात बोली कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के ऊपर नीचे होने से विचलित होते हैं। कैथोड किरण नलिकाओं में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन विचलित होता है। ऋणावेशित कण वो क्या है, विचलित होते हैं। जैसे उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने क्या करा एक टाइम पे कि इस विद्युत क्षेत्र को दिया, विद्युत क्षेत्र दिया, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट कर दिया, ये अप्लाई करा तो उसमें क्या हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र से जो किरण निकल रही थी, कैथोड किरण निकल रही थी, वो अपने उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे वो अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। विचलित होके वो कहाँ जाते हैं, वो पॉइंट ए पर जाके कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं।
किससे टकराते हैं? कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं जब विद्युत क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, यदि दूसरा इसमें देखा जो इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको दे दिया, तो उन्होंने क्या करा, इस जो चुंबकीय क्षेत्र को दिया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया, तो किरण अपने स्थान से विचलित होकर बिंदु सी से टकराने लगे। ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी माइकल फैराडे ने कि यदि भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को कांस्टेंट ना दिया जाए तो कण सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये माइकल फैराडे ने सीधी सीधी बात बोल दी कि यदि कण को चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ना दिया जाए कैथोड किरण नलिका में, तो जो उसके अंदर ऋणावेशित कण है वो क्या करते हैं, वो सीधे रेखा में गमन करते हैं। इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये पॉइंट हमारे कण विचलित हो रहे हैं, आपस में विचलित हो रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को संतुलन बना के इन दो पॉइंटों को एक जगह लाया जा सकता है, एक जगह लाया जा सकता है इन दो पॉइंटों को। ठीक है, इन दो पॉइंटों को एक जगह लाया जा सकता है। ये बात उन्होंने बताई थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने यही बात बताई थी उन्होंने, जे थॉमसन ने। सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों को कांस्टेंट कर देंगे तो सीधी रेखा में गमन करेंगे। यदि हमें इसमें से एक को बढ़ाते हैं, एक को विद्युत क्षेत्र को देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से विचलित होने लगते हैं। ठीक है, वो पॉइंट कभी यहाँ मारेंगे, यहाँ जब चमक उत्पन्न करेंगे, जिन इससे फिल्म से जाकर टकराते हैं, कोई यहाँ टकरा रहा है, कोई वहां टकरा रहा है, तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों को विचलित कर दिया, विचलित ना हो, इन दोनों को संतुलन बनाता है। बनाने के बाद उन्होंने एक अनुपात बनाया, इन दोनों को कांस्टेंट मिलने के बाद, एक कैलकुलेशन करने के बाद एक अनुपात दिया कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। इन दोनों का अनुपात से एक कैलकुलेशन होती है कि ये हमारा, ये वाली कैलकुलेशन निकल के आती है, ये वाली कैलकुलेशन। पूरी कैलकुलेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल ये याद कर लो 11वीं से 9वीं 10वीं में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का अनुपात क्या निकल के आया कि जब जैसे, और इसके बाद बहुत से तरह दिए उन्होंने, बहुत सी उन्होंने बताई है कि सिद्धांत में क्या क्या हो, कैसे कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जब ये फ्लो हो रहे थे, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से कणों का विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से ये कण ज्यादा विचलित होते हैं। ये तरफ दिया था, और एक तरफ क्या दिया था कि इन दो इसकी विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, मतलब कि स्ट्रेंथ किस पे, एनोड पे और कैथोड पे ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विचलित होते हैं, अपने स्थान से भटक जाते हैं। उनको सीधा चलना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये अनुपात दिया। वैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये इसका आवेश हो गया। अब मैंने आपको ये समझा दिया, पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अब आपको मैं जो दिखाऊंगा वो प्रॉपर आपको केवल पढ़ना है और आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि साइंस की भाषा में बोल क्या रहा है। ठीक है, हिंदी मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, बोलना मैं लिख के पूरा बोल देता, कोई टेंशन नहीं, मुझे लिख देता, मैं समझाता नहीं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया डायग्राम के थ्रू, अब आपको अच्छा समझना। जो मैंने बताया वो मैंने प्रॉपर लिख दिया, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा बताया और वो यहाँ लिखाओ, जो मैंने बताया नहीं वो यहाँ लिखाओ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जे थॉमसन ने 1857 में बताया कि केवल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र
की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति से विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र आया और वो भैया कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, ठीक है, वो जाना था कहीं और, पहुंचे कहीं और, ठीक है, डाइवर्ट हो जाता है अपने, उसका दिमाग घूम जाता है पूरा, ठीक है। जे थॉमसन जो मैंने समझाया था वो मुझे लगा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ। निष्कर्ष में क्या इम्पोर्टेंट है, हमको बात याद रखने वाली बात क्या है, कण पर आवेश का मान अधिक होने पर विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, इस कारण विचलन अधिक हो जाता है। विचलन हो जाता है अधिक, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र एक को बढ़ाएंगे, दूसरा बढ़ाएंगे, उनकी क्या आपस में घबरा, एक तू ज्यादा मैं ज्यादा, तू ज्यादा मैं ज्यादा, तू ज्यादा मैं ज्यादा, मतलब इंटरेक्शन हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंटरेक्शन हो गया, तो क्या है, विचलित हो गया, अपने स्थान से विचलन पैदा कर, अपने वहां से विचलित हो जाता है। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोड पर बोलता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को भूल जाता है, जो उसका एक्चुअल में स्थान हो जाता है ना, उससे विचलित हो जाता है। जाना था राजस्थान, पहुंचे मध्य प्रदेश, ठीक है, सिद्धांत वही है, एक सिद्धांत वही बोल रहा है कि जाना था राजस्थान, पहुंचे मध्य प्रदेश। जैसे जैसे मैंने ट्रैवल करा और मेरा माइंड घूमा, जाना था पहुंच चुके कहाँ, ठीक है। सिद्धांत इलेक्ट्रॉन का भी यही है, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाया इलेक्ट्रोड पर और विद्युत क्षेत्र बढ़ाया, जैसे कोई भी एक चेंज करा हमने, वो पागल हो गया कि भाई मुझे जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, वो पागल हो गया बिल्कुल, ठीक है। जे थॉमसन ने एक इन तीनों चारों चीजों को कंट्रोल में लाके सबकी कैलकुलेशन करके एक कैलकुलेशन निकाली, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है, उन दोनों का अनुपात बनाया, उन दोनों का अनुपात से एक समीकरण बनाई, जो कि ये है कि 1.7588820 गुना 10⁻11 पावर 11 कूलाम पर केजी, कूलाम केजी इनवर्स, कूलाम केजी इनवर्स। कूलाम क्या होता है यहाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेश कूलाम में क्यों है, क्योंकि वो ऋणावेशित कण है, ठीक है। कौन है, ऋणावेशित कण है कूलाम। कूलाम में इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है पूरे एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा कण है जो कि क्या है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के यहाँ पाया जाता है। आप भाई जो भी आप निकाल लो, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल पाते। प्रोटॉन को निकालने के लिए भैया पहले इलेक्ट्रॉन को घटाओ, इलेक्ट्रॉन घटाओ, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, पहले ये हटेंगे, ये हटेंगे, इनकी बहुत सारी कक्षाएं क्लास है। प्रोटॉन को कौन निकालेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। ये चीज आगे सबको बताऊंगा, सब कहाँ इनकी प्रेजेंस, इनकी कंडीशन क्या चल रही है, कैसे कैसे बेचारे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इनका स्थान क्या है, सब बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे पहले उन्होंने कैसे निकाला। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कूलाम को याद रखना, कूलाम क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने क्या करना है, जो हमारा द्रव्यमान होता है m बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे जो हमने अनुपात निकाला है उसका, ये उसका अनुपात, ये आप उसका हो गया, और डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का अनुपात, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का अनुपात जो निकलता है, ये लिख दिया। इन दोनों कैलकुलेशन करेगा, वीडियो जल्दी बना, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। और इसका क्या हो गया, ये द्रव्यमान निकलता है। 9 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.10094 गुना 10⁻31 kg। ये ध्यान रखना, केजी को मत भूल जाना कभी, सी केजी कर देना, वहां भी गलत हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है, द्रव्यमान और आवेश। ये क्वेश्चन कोई जो पूछता था कि कहाँ, कोई भी पूछ लेता है
कि भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, उसका अनुपात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बोलने वाले बोल देते हैं कि भाई माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने आधार दिया था। ये ध्यान रखना कि माइकल फैराडे भी, उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन की खोज में उनका बहुत बड़ा रोल है। न तो इलेक्ट्रॉन की खोज होती नहीं भाई, जे थॉमसन को क्या पता, उन्होंने कैथोड के नलिका को तो लिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिया, उनको आसानी होगी। जो भी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो सारे कोई ना कोई अपवादों में ही गिने जाएंगे आगे चल तक। हुंड का नियम आया, हुंड का नियम कहीं लागू होता है, कहीं लागू नहीं होता। फिर हुंड का दूसरा नियम आया, और बाउ का नियम आया, और बाउ का नियम कहीं लागू होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो सबको पता है, रासायनिक विज्ञान क्या है। ठीक है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिखा रहा हूँ, केवल इतना ही पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, उसमें ही हो जाएगा। आगे तक 20 क्लास तो हर कोई ले सकता है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। बीएससी वाले भी पूछते हैं जैसा आवेश तो पता ही है, पर इसकी खोज किसने की थी भी पता है, कि इलेक्ट्रॉन का आधार क्या है। किसी ने पूछा, चल मान लो कि तुमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज तो पता है, पर इसका आधार किसने दिया था, नहीं पता भाई। तो ये चीज आपको अब नहीं पता चलेगी, बाद में पता चल जाएगी, बट स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज अब से पहले हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन के बारे में सब खत्म कर दिया है। अब बचा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज भी सेम ऐसे ही हुई है प्रोटॉन की, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन कैथोड किरण नलिकाओं में क्या करा था, उसमें कणों का विसर्जन हो रहा था। जब विद्युत क्षेत्र दिया जा रहा था, चुंबकीय क्षेत्र दिया जा रहा था, उसी टाइम पे धनावेशित कणों का हमने देखा, और सर ने देखा, हमारे धनावेशित कणों का क्या देखा था उन्होंने, कि उसमें कोई धनावेशित पार्ट है, उसमें कोई धनावेशित कण है जो कि ऋणावेशित कणों के व्यवहार से उल्टा व्यवहार है उसका, सेम उसका उल्टा। जैसे कि वो विचलित हो रहे थे, वो उनके अंदर विचलन था, बट इनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं थी। इनमें कुछ उल्टा था, उसमें कुछ और था, इनके अंदर कुछ और था। उस चीज को आइडेंटिफाई किसने करा, हम सर रदरफोर्ड ने इनको आइडेंटिफाई करा। केवल अभी तो इनको मैं ये बता रहा हूँ नॉर्मली, पर प्रोटॉन के ज़्यादा भीतर जाएंगे जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की असली प्रॉपर्टी वहाँ भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों पाए जा रहे हैं, और प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको घेरे रखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे आगे। बट अभी हम प्रोटॉन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रोटॉन में क्या था कि कैथोड किरण नलिकाओं में किए गए विद्युत विसर्जन से ही धनावेशित कणों की खोज हुई। इन किरणों को क्या बोला, कैनाल किरणें कहा गया। जो धनावेशित कण थे ना, उनको वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ हम बोल रहे थे जो उसमें ऋणावेशित कणों को क्या बोल रहे थे, कैथोड किरणें, जो उसमें निकल रहे थे कैथोड किरण नलिकाओं में। यहाँ क्या बोल रहे हैं, धनावेशित कणों को कैनाल किरणें। ये क्वेश्चन आता है, कैनाल किरणें किसे कहते हैं और कैथोड किरणें किसे कहते हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, कैनाल किरणें धनावेशित कणों को बोलते हैं, जो कि प्रोटॉन होता है। ठीक है, इनके कुछ लक्षण थे, उसी प्रोसेस में इनके लक्षणों को आइडेंटिफाई करा। इनके लक्षणों को हमने देखा कि धनावेशित कणों का द्रव्यमान नलिकाओं में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वहां क्या था, गैस की प्रकृति किसमें थी, गैस कैथोड किरण नलिका जो हमने कांच की ट्यूब ली थी, उसके अंदर गैस तो वायुमंडल में गैस थी, ठीक है ना, वायुमंडल में गैस थी, उसको प्रेशराइज करा था पंप के द्वारा। तो उसमें क्या देख रहे थे कि कण जो थे वायुमंडल में, उनमें जो गैस प्रेजेंट थी, धनावेशित कण का द्रव्यमान था नलिकाओं में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था। बट वहां उल्टा हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है गैस की प्रकृति पर निर्भर ही नहीं कर रहे थे, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहे थे।
ठीक है। कणों दूसरे में कहेंगे कणों का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे वह उत्पन्न होते हैं। मतलब कि कणों का जो आवेश और द्रव्यमान है उस गैस पर निर्भर करता है जिससे वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उस गैस पर निर्भर कर रहा था। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में इनका व्यवहार इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के विपरीत है, मतलब अपोजिट है। एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा, एक याद सही से कर लिया दूसरा याद अपना हो जाएगा, उसका उल्टा ही। तभी तक खोज हुई है जब कैथोड किरणों की खोज हुई है, न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई है। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? जब अल्फा कड़ी बीमारी बेरिलियम परमाणु पर करी, बेरिलियम एटम पे करी, तो वहां से उससे भी अधिक भार वाले परमाणु, उससे भी अधिक भार वाले जो प्रोटॉन था उसके अंदर, जो प्रोटॉन था उससे भी अधिक वाले, उसके प्रोटॉन से अधिक भार वाले परमाणु की खोज होगी, जिनको क्या बोला? न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं विद्युत के उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन कण एक ही परमाणु में ऐसा है जो कि कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, बट उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। क्या बोला मैंने? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। तीनों ये भाई भाई हैं। बट इसमें क्या है? प्रोटॉन में क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। नहीं, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश के समान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के समान होता है, दोनों का आवेश समान होता है, बट उसके ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है। यही अंतर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जिस परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जितने परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कम ना एक ज्यादा। न्यूट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है प्रोटॉनों के ऊपर। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाद की आगे बात करेंगे। केवल ये ध्यान रखना, मैंने मोटा मोटा सा बता दिया कि प्रोटॉन क्या होता है। सबसे छोटा और हल्का धनायन, जो सबसे छोटा और हल्का धनायन किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन का ही पूरी प्रोडक्टिव टेबल में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के अंदर ही केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बट उनके समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों का मास, तीनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। एक का 1s2 1s1 1s3 द्रव्यमान अलग अलग होगा, पर प्रोटॉन सब में एक होगा। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को बोलते हैं। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारिक क्या होते हैं वो सब आगे होगा, क्योंकि मेरे को बताने मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, असली मजा जब आएगा। बस ये मैं आपको पहली क्लास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता था, पीछे से पढ़ाता। मुझे वीडियो वायरल करने होते तो पीछे से पढ़ाता, बट मुझे एक सीक्वेंस में पढ़ाना है कि मैं बच्चों को मैं सही तरीके से पढ़ाऊँ। ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है कि मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी, पर मेरा एक टारगेट है, मैं 1 साल लग के पढ़ाऊँगा। पूरी मेरी पहले से इच्छा है, मैं पढ़ा कर छोड़ूंगा एक और केमिस्ट्री, इंटर से 11 से इंटर के बीच पूरी केमिस्ट्री पढ़ा के छोड़ूंगा। मैं वायरल हूँ, मेरी वीडियो ना हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है। ठीक है, पर इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इसका आवेश वही है, समान होता है, पर द्रव्यमान ये अंतर होता है। 1.67261 into 10 की पावर -27 कूलम। इसका द्रव्यमान है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, पर और दोनों का द्रव्यमान सेम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में सर चैडविक ने की थी। अल्फा कणों पर बमबारी करने के बाद क्या हुआ? प्रोटॉन के भार से अधिक भार वाले क्या विद्युत उदासीन कण मिले, जो कि इनको बोला न्यूट्रॉन बोल दिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जिस कारण यह विद्युत उदासीन कण है।
न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोई द्रव्यमान नहीं है, उस द्रव्यमान से कोई आवेश नहीं होता। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।